चलिए बहुत बढ़िया। बस थोड़ा बहुत आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिएगा ताकि क्लास और अच्छी जाए। ठीक है, सो चलिए हम बात करते हैं कंडक्टर्स इन मेटल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, जहां ना समझ में आए आप लोग बोलती रहिए। हम पहले ना मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई मेटल्स में जो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी या हीट कैसे फ्लो होता है, फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में उसे कोरिलेट करके समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक मेटल रॉड हमने लिया। ठीक है, ये मेटल रॉड हमने लिया और मेटल रॉड में आप देखोगे कि मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये फ्लो करते करते इस एंड पे आएगा, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कंडक्टर्स जो है, चार्ज जो है वो फ्लो तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ जो है आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही चार्ज फ्लो होगा, लेकिन साथ में एक चीज और आती है यहाँ पर कि इसमें मेटल के एटम तो होंगे ही होंगे। मान लीजिए कि अगर ये मेटल का रॉड है, कॉपर का है, चाहे जिंक का है, चाहे किसी भी मेटल का, एल्यूमिनियम का है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला, इसका कलर में चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि भाई ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये तो उसमें मर्जी हो गया। हाँ, रेड कलर। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जब तक यहां तक आएगा, तो एक बात बताइए, बहुत सारे एटम से कोलिजन करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? यस यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और जब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एंड से ट्रेवल करते करते इस एंड तक आएगा नहीं, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। एक चार्ज जो है, ये कंडक्टर्स, जो मेटल जो है कंडक्टर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। यानी कि बेसिकली ये बोलूं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हो सकता है पहले इस वाले एटम से टकराए, फिर इस वाले एटम से टकराए, फिर इस वाले एटम से टकराए। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चला तो सू पहुंच गया, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स से कोलिजन करते हुए जाएगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेस कम होता है, तो वो रुकते हुए इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते करते इस वाले राइट एंड तक पहुंचेगा। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से पहुंचेगा, जितनी जल्दी पहुंचेगा, उसकी कंडक्टिविटी इस मेटल की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन क्या यहाँ पे ये जो एटम्स है, ये रेड कलर का मैं मार्क करता हूँ, येलो वाले एटम्स जो हैं, इस इलेक्ट्रॉन को जाने में थोड़ी बहुत रुकावटें डालेंगे कि नहीं डालेंगे? यस सर। यानी कि ये आपका कैसा काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों से बोलूं कि भैया हम यहाँ पे आर, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या अगर मैं इसकी लंबाई इतना और बढ़ा दूं तो क्या रेजिस्टेंस इसका और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। ठीक है, सो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर, अभी इतना रहने देते हैं, रेजिस्टेंस को आगे थोड़ा बहुत और डिटेल में समझेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाइए। हमने क्या देखा था कि भाई हमने एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डीप करा, क्या करा? एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर भी हमने एक इलेक्ट्रोड डीप करा। ऐसा कुछ एरिया होगा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने NaCl डाला, Na प्लस Cl माइनस। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो ये बताइए, ये जो Cl है पॉजिटिव पे मूव करेगा। अब आयन जब मूव करेगा तो बताइए, यहाँ पर मेटल्स में, सॉलिड के केस में, क्या ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस शो कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में क्या ड्यू टू फ्री आयंस की वजह से होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। किसकी वजह से होगा? कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री आयंस। क्लियर? तो आगे बढ़े। यस सर।
अब एक बात बताइए कि यहाँ पर Na+ के पास कुछ मास है, Cl- के पास कुछ मास है, Na+ निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर कंडक्टिविटी शो होगा तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन यहां पर जो है नो ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होगा, क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यानी कि मेटल्स में क्या होता है, आपका मास ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में मास का ट्रांसफर होता है, क्योंकि Na+ हो चाहे Cl- हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, KCl चाहे H2SO4 चाहे HCl, उन सारे के सभी के पास क्या होता है, मास होता है। सो चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि मेटल्स यानी सॉलिड के केस में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता है, कंडक्टिविटी होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं स्पेसिफिक, यानी कि पहले तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस देखेंगे और फिर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखेंगे। तो फिलहाल तो हम रेजिस्टेंस समझते हैं, अगले स्लाइड में हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। चलिए आ जाइए, जहां ना समझ में आए बोलते रहिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की बात करते, इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर हमने ये जो मेटल रॉड बनाया था, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, और मान लीजिए कॉपर का है तो इसके अंदर कॉपर एटम्स होंगे, ठीक है, कॉपर एटम्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा तो देखोगे आप लोग कि लेफ्ट एंड से अगर ये ऐसे कोलिजन करते करते राइट एंड तक यहां तक पहुंचा, कहां से, लेफ्ट एंड से राइट एंड तक, तो जैसे पहुंचेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, कंडक्टिविटी शो करेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आप सभी लोग सुबह उठते हो, ठीक है, और खाना वाना खा के रेडी होकर के आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ये आपका होम है, क्या है, आपका घर है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, स्कूल, इनके बीच में आपके पास क्या है कि आपके पास एक रोड है, इतना ही चौड़ा रोड है भैया, और इसकी लेंथ जो है, मान लेते हैं कि L सेंटीमीटर या L मीटर जो लेंथ है, फिलहाल हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, बहुत छोटा घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। मान लीजिए आप अपने घर से यहाँ से तैयार हुए, ठीक है, घर से आपने क्या करा भाई, आप तैयार हुए, ठीक है, तैयार होने के बाद आप चलना शुरू कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, क्या आ रही है, बहुत सारी गाड़ियां है। तो अगर मान लीजिए बहुत सारी गाड़ियां हैं तो क्या आपको ज्यादा ट्रैफिक फेस करोगे, तो यहाँ पे स्कूल पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. टाइम ज्यादा लगेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए, अगर मैं क्या करूं कि आपके घर और स्कूल की डिस्टेंस और ज्यादा हो तो टाइम और ज्यादा लगेगा, यानी कि ट्रैफिक और ज्यादा आप फेस करोगे, तो रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा होगा, रुकावटें मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि भैया रेजिस्टेंस का मतलब कि जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रुकावटें आएंगी, उतनी ज्यादा गाड़ियां आपको मिलेंगी रास्ते में। तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक टर्म्स में इंट्रोड्यूस करता हूं कि भैया आर, रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि आपके जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां मिलेगी। अगर मेटल की बात करेंगे तो उतनी नंबर्स ऑफ मेटल एटम मिलेंगे, तो जितनी लंबाई होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि आपके लिए मैंने पहले सिंगल लेन रोड था, अब मैंने क्या कर दिया, डबल लेन रोड कर दिया, यानी कि ये जो मेटल था इसके विड्थ मैंने बढ़ा दी। तो अब बताइए, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, चाहे आपको जाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया कि नहीं मिल गया, Yes, sir. ट्रैफिक क्या हो जाएगा, Yes, sir. रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करा, ये जो सरफेस एरिया था, आपने सरकमफ्रेंस, या ये जो देखिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला,
क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिल गया है, आपको घर से स्कूल जाने में ज्यादा स्पेस मिल रहा है, ट्रैफिक कम फेस करनी पड़ेगी, तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, यानी कि L/A क्या है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा चौड़ा रोड होगा, चाहे एरिया ज्यादा होगा सरफेस एरिया उसका, उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, इसको हम ना कंडक्टिविटी सेल में कोरिलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपके पास एक सेल है, और आपने क्या रखा भैया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा भी इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर रखा हुआ है, और दोनों का एरिया क्या है, सेम है, थोड़ा छोटा और बड़ा बन गया है तो कोई बात, आपने इसको कनेक्ट करा, और कनेक्ट करने के बाद से देखिएगा यहाँ पे थोड़े टर्मिनल्स मेरे से गलत बन जाए तो बुरा मत मानिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, कितनी है बताइए। L. ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोड आप लोग देख रहे हो ना, रेड कलर से मेजर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, इसका जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगी मेरी, A हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिए चाहे सरफेस एरिया बोलिए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में L की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मेरी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, क्या होगा यहाँ पर, Distance between two electrodes. डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पे A जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। चलिए बहुत बढ़िया, दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। सो ये एरिया हो गया और ये सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहां से ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, या फिर अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एक NaCl डाला, क्या डाला, NaCl, तो यहाँ पे Na+ भी होगा, यहाँ पर Cl- भी होगा, और इसमें क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, क्या होगा, Aqueous solution. अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो Na+ है, क्या ये Na+, इसके चारों तरफ H2O होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. बताइए, इधर आपका एक इलेक्ट्रोड, इधर आपका एक इलेक्ट्रोड, ये रहा भाई H2O, ये रहा H2O, ये रहा H2O, H2O, H2O। क्या ये Na+ अगर मान लीजिए कि इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इधर पॉजिटिव है, तो इधर मूव करेगा Na+, इधर जाने की कोशिश करेगा, तो क्या वाटर रजिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उसे, Yes, sir. यही आपका रेजिस्टेंस है लिक्विड के केस में। और नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ होगा, ऊपर से यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ में Cl- भी होगा, तो इनके बीच में जो Na+ और Cl- के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए भी क्या चाहिए आपको, थोड़ी एनर्जी चाहिए। फिलहाल के लिए वो नहीं देखते, ये भी जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला भाई Na+ और Cl- में लग रहा है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वो तो हम कंसीडर में नहीं ले रहे हैं, फिलहाल ये ले रहे हैं कि भैया जितना, अब ध्यान से सुनिए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लंबाई बढ़ाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखिए और ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा, और जब ज्यादा रोकेगा, ज्यादा लंबाई होगी, तो कंडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, और एरिया ज्यादा रहेगा तो ये कहीं पर भी आगे ये चिपकते हुए आके रिड्यूस होंगे, चाहे ऑक्सीडाइज होंगे। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ रहा है भाई, कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पे देखिए दोनों प्रोपोर्शनल है, तो जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देता हूं, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू L/A।
और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ हियर, क्या रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोगों का हो गया। Done, चलिए sir. आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है उसको समझिएगा। सेम एक बार, कंडक्टेंस क्या है भाई यहाँ पर कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस का मतलब कि मान लीजिए कि हमने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, सॉरी इलेक्ट्रोड वो सेल बनाया, और यहाँ पे आप देखिएगा कंडक्टेंस सेल है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर जो भी है ये भी इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से ये जो ना एक आयन है Na+, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये Na+ इस नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा आसानी से ट्रेवल करेगा कंडक्टिविटी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भैया यहाँ पर ये Na+ जो है ना, यहाँ पर बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स है जो उसको रोक रहा है, क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे जाने से रोक रहा है, चारों तरफ उसको घेर रखा है, तो अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? Yes, sir. ध्यान से सुनिए, जब तक ये Na+, ये वाला Na+ इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा नहीं, ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन देगा चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तब तक कंडक्टिविटी वो शो करने वाला नहीं है। और बीच में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है और भी कई आयंस है, तो वहां पे क्या होगा, उसको जाने नहीं देंगे, रोकेंगे। पहुंचेगा तो सही लेकिन थोड़ा देरी से पहुंचेगा, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डीले करके पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल के आता है कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि मैं अगर कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करता हूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो क्या 1/R लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, भैया कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है, तो सी को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस 1/R, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। चलिए आ जाइए, हमने प्रीवियस स्लाइड में R इक्वल्स टू रो L/A निकाला था कि नहीं निकाला था? Yes, sir. Yes, sir. R की वैल्यू, बहुत सही, R की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो C इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिलेगा वो देखते रहिएगा, रो L/A, ये L है और ये रो है, ठीक है, Yes, sir. L/A। और जब आप यहाँ पे देखोगे कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा वो देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा A/रो इंटू L, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, हियर C क्या है मेरा, कंडक्टेंस, यहाँ पर A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पर जो है L जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, नोट करते रहिए आप लोग। और यहाँ पर जो रो जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होगा, Specific resistance. चलिए बहुत सही, इतना क्लियर हुआ, कंडक्टेंस समझ में आया, तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत सही, Yes, sir. ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसको हम क्या बोल देते हैं दूसरे नाम से, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं इसको,
रेजिस्टिविटी बोलते हैं। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक का मतलब कि जो भी हम देखेंगे ना भैया, हमारा जो एल था, हमने जो इलेक्ट्रोड बनाया था उनके बीच का डिस्टेंस ले रहे थे, तो एल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया था उस इलेक्ट्रोड का कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने स्पेसिफिक कर दिया कि भैया जो हमारा सेल जो मैं बना रहा हूँ कंडक्टेंस सेल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या कहा कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड as the resistance of 1 centimeter cube of electrolytic solutions। सुनिएगा क्या कह रहा हूं यहाँ पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब आप बात करोगे तो पहले इसको डिफाइन कर देता हूं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। हमने मान लिया कि भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब का कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और उसका एरिया, ध्यान से सुनिएगा, ये भी जो ये वाली लेंथ है वो मेरा 1 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ये इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर एक और ऐसे सिमिलरली इलेक्ट्रोड में बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला भी लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोड को जब आप ऐड करोगे, कलर में चेंज करता हूँ, अब देखिए ये इलेक्ट्रोड दोनों को अगर मैं देखोगे तो इसमें कितना एरिया कितना आ रहा है बताइए, और इनके बीच का, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस यहां से निकालोगे ये वाला L इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही है ना दोनों के बीच का, वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, यहाँ पे जो मैं कलर कर रहा हूं, क्या ये पूरा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। ये जो पूरा एक जो क्यूब यहाँ पे बन रहा है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो एरिया, क्या ये देखिए लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की गैप कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 1 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया वॉल्यूम निकालोगे, एरिया नहीं वॉल्यूम, तो कितना निकलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। Yes, sir. तो वही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पूरा ये बीकर में है, क्या है पूरे बीकर में है, लेकिन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, इतना जो एरिया आपको दिख रहा है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसमें जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिलेगी, बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए R इक्वल्स टू रो, L की वैल्यू आप क्या रख रहे हो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और एरिया जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे आप देखोगे R इक्वल्स टू रो सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जिसका जो है ना इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया आपने कितना रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना रखा इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई। तब उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनिए, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इज समथिंग, इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइंड फॉर 1 ml सॉल्यूशन। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, स्पेसिफिक resistance is defined for 1 ml, या और करके लिख दीजिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एरिया निकल के आ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 ml। चलिए आप लोगों से एक बात कहता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास ना 30 ml सॉल्यूशन है, कितना है 30 ml सॉल्यूशन है, और 1 ml का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कितना है, रो है। तो अगर 30 ml का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू रो होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. सिंपली ऐसे ही हम कुछ कैलकुलेशन आगे करेंगे, तो फॉर्मूले को आप लोग याद करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा हूं, शुरू में आप लोगों को मैंने एक वर्ड बोला हुआ था, क्या बोला था, जो हमारा कंडक्टेंस है, मैं इसको साइड में ही लिखता हूँ यहाँ पे नीचे। किसकी बात कर रहे थे भाई, कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने। Yes, sir. तो मैं इसको सिंपली उसमें जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। बात कर रहे हैं हम लोग कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे ना भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, चाहे कंडक्टिविटी की, तो उसका उल्टा रिलेशन निकालिए। ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टेंस किसके इनवर्स में है, रेजिस्टेंस के। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या उल्टा होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कि नहीं। Yes, sir. स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्यूब हमने बनाया था ना पिछले वाले में, ये वाला क्यूब, कि भैया इतने वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसी में कितना कंडक्टेंस आ रहा है, उतने आयंस को मूव करने में, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो सेम थिंग हैपन कि भैया आपका जो कंडक्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम क्या बोल देते हैं भैया, कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kappa. कैप्पा से, यानी इसको सिंपली मान लीजिए के बोल दीजिए, कैप्पा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप्पा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप्पा या के। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई कैप्पा बाई के, और यहां से मैं आगे अगर लिखता चलूं तो यहाँ पे देखिएगा के कैप्पा इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि 1/रो। और आप ध्यान से सुनिएगा भाई, रो का जब मैं फॉर्मूला वहां से रो की वैल्यू निकालूंगा तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, रो L/A। और यहाँ पे रो की वैल्यू जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, R/A/L होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यही रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो निकल के आएगा, वो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/R/A/L ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई कि निकल के आएगा L/R/A। चलिए यहां से एक टर्म निकालते हैं, K इक्वल्स टू 1/R/L/A लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताइए। Yes, sir. देखिए हमने क्या करा, L/A को साथ में ले लिया और यहाँ पे 1/R को अलग लिख दिया। ठीक है, चलिए दो चीजें हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक तो ये वाला टर्म जो गोला कर रहा हूं, इसको भी स्टार मार्क करता हूं, इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है, ये वाले को भी आप स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए यहीं से एक स्टेटमेंट निकालते हैं, कैप्पा, ध्यान से सुनिएगा, कैप्पा क्या है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक
कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r को क्या मैं कंडक्टेंस लिख सकता हूँ? Yes, sir. sir, 1/r को क्या लिखेंगे हम लोग? कंडक्टेंस इनटू L/A को क्या लिख सकता हूँ? सेल कांस्टेंट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सो बेसिकली ये वाला भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इसको भी मैं स्टार मार्क करता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, इतना हुआ क्या आप लोगों का? Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, yes, sir. sir, चलिए, बहुत बढ़िया। सो एक बार इसको फटाफट आप लोग थियरी रिवीजन कर लीजिए, फिर हम 2 से 3 मिनट में आगे वाले न्यूमेरिकल को, मतलब अगली थियरी पे हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको रिवीजन करिए आप लोग 1 से 2 बार। सर सेल कांस्टेंट वाला की बता दो एक बार से। ठीक है, सेल कांस्टेंट बताना है। चलिए हम लोग सेल कांस्टेंट को ना डिफाइन ही एक बार कर देते हैं कहीं एक जगह स्लाइड में। ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो बदले ना। ठीक है, yes, बाकी sir, ध्यान से सुनिएगा। सेल पहले तो सेल कांस्टेंट छोड़ दीजिए, पहले ध्यान से सुनिए। अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? कांस्टेंट की, यानी कि फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमने एक कंडक्टेंस सेल बनाया और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड रखा। क्या रखा? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का एरिया जितना ज्यादा रहेगा, उतने ही नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, यहाँ पे आके उतना ही आसानी से चिपकेंगे। ऑक्सीडेशन होगा चाहे रिडक्शन होगा, वो बात की बात है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा चिपकेंगे। यानी कि मैंने बोला कि भाई ये जो हमने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, जो हम सेल बना रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोड का जो सरफेस एरिया वो मैं मान लेता हूँ कि ए है, और दूसरा भी इलेक्ट्रोड होगा तो उसका भी सरफेस एरिया बेसिकली कुछ होगा जो कि ए है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमने कोई सेल बनाया तो जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसका सरफेस एरिया मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर, और इधर वाले का भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस थी, सेल बनाते हुए हमने तय किया कि भैया ज्यादा दूर रखेंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आयन आसानी से पहुंचेंगे नहीं उसके पास। तो हमने कहा कि भैया सेल जो है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2, या चलिए मैं 4 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। कितना कर लेता हूँ? इनके बीच की जो एल की वैल्यू है, डिस्टेंस कितना है दोनों इलेक्ट्रोड का, बताइए। 4 centimeter. 4 ठीक सेंटीमीटर। है, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि भैया L/A, जब हमने सेल बना दिया कंडक्टिविटी सेल, अब ये बदलेगा नहीं। L/A बदलने वाला है नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट का मतलब L जो है वो आपका, सॉरी, L जो है वो क्या हो गया? 4, और यहाँ क्या हो गया? ये 5। अब ये कुछ वैल्यू आएगी 0.8 समथिंग, 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स सेल कांस्टेंट। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा कि जब आप सेल बना रहे हो ना, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोड ऐसे तैरता रहेगा, मूव करता रहेगा, नहीं, ये भी कांस्टेंट हो गया, एल की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। और जो ए है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर में होगा यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का आपने इलेक्ट्रोड लिया है, आपने सोल्यूशन में डीप किया, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद उसका एरिया बदल जाएगा। यानी कि दोनों चीजें क्या है, इसकी कांस्टेंट हो गई। तो अब बोल सकते हैं ना कि भाई हमने एक सेल बनाया है जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, फिक्स हो गया। तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? सेल कांस्टेंट। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये दोनों वैल्यू बदल नहीं रही ना एक सेल के लिए। मान लीजिए कि आपने सब कुछ सेम रखा, लेकिन एक अलग सेल बनाया, सारा मटेरियल, सब कुछ, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, सब कुछ सेम रखा, लेकिन आपने क्या किया कि भैया दूसरा जो सेल बनाया उसमें इसकी जो लेंथ थी वो आपने क्या कर दिया? 8 सेंटीमीटर। इसका जो इलेक्ट्रोड, मान लीजिए कि आपने लेंथ भी बदल दी, तो सेल बदल गया हो, ठीक है, उसकी इफिशियंसी बदल गई, तो यानी कि आपने सेल कांस्टेंट ही बदल दी। डन? डन सर। then, sir, Yes, ओके, sir. चलिए बहुत बढ़िया।
पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ये दो थियरी में, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आप लोग कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला याद रहे और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम बच जाएगा। मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली ना हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या करेंगे, याद करके चलेंगे। याद करके चलेंगे मतलब क्या कहना है वो सुनिएगा, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये रहा 1 2, मान लीजिए कि ये 1 ml है, ये भी कितना है 1 ml, और ये भी कितना है 1 ml। मतलब ये बैरियर नहीं है, हमने बता रखा है आपको कि भैया ये टोटल 3 ml सॉल्यूशन है, और हमने 3 इक्वल पोर्शन में अगर डिवाइड किया हुआ है तो ये कितना होगा भैया 1 ml पहला वाला, दूसरा वाला भी 1 ml होगा, और तीसरा वाला भी 1 ml होगा। चलिए सबसे पहले टॉप पे ना एक चीज मैं बता देता हूँ, कैप्पा। यहाँ पे मैंने कैप्पा यानी कि इसका मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके लिए डिफाइन होता है, तो 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर के यानी कि कैप्पा इक्वल्स टू क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि 1 ml सोल्यूशन चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कैप्पा होगा। क्या होगा बताइए, कैप्पा होगा। 1 ml अगर सोल्यूशन है और उसका जितना कंडक्टेंस आ रहा है तो आप बोलोगे उस सोल्यूशन का वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया अगर मुझे 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस कैप्पा पता है, और यहाँ पे टोटल 3 मोल सोल्यूशन है, 3 ml है, तो कैप्पा इंटू 3 करूंगा तो पूरे सोल्यूशन का कंडक्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, कंडक्ट निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, कैप्पा का मतलब 1 ml के लिए चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए दोनों बात एक ही है। और अगर मैं बोलूं कि भैया टोटल 3 ml सोल्यूशन है तो 3 इंटू कैप्पा कर दूंगा तो पूरे का कंडक्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं 50 ml की बात करूंगा तो 50 टाइम्स होगा। वैसे ही मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, और इनकी कंसंट्रेशन फिक्स होगी भाई। यहाँ पे अगर 1 ml में मान लीजिए 0.5 मोलर है तो ये भी 0. क्या होगा 5 मोलर होगा, ये भी क्या होगा 0.5 मोलर ही होगा। सो बेसिकली आ जाइए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस का मतलब सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हम मोल से डील करने वाले हैं। किससे डील करने वाले हैं, मोल से डील करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम बार बार क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए जो हमने कहीं, हाँ ये रहा, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है ना, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे उसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी कि नहीं होगी, कंसंट्रेशन होगी, उसको हम मोलैरिटी मान लेते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, आपको समझ में आएगा। मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम से, और ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। इतना क्लियर हुआ तो बताइए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml। चलिए आ जाए, इन्होंने बोला है मोलर कंडक्टेंस है क्या, डिफाइन फॉर द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VML सॉल्यूशन। अब बात करते हैं मोलैरिटी इक्वल्स टू, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। यही मोलैरिटी की डेफिनेशन है कि नहीं, यस कोई सर। बताएगा मुझे। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए हम मोलर कंडक्टेंस यानी कि 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मोल। तो अब बताइए मोलरिटी में निकालूंगा तो m इक्वल्स टू 1 अपॉन v इंटू 1000।
1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये भाई वॉल्यूम जो है वो ml में है। यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो 1/m यानी कि मोलारिटी इंटू 1000, और यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो लैम्डा m जो है निकल के आएगा, क्या आएगा, k इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलारिटी। ठीक है, Yes, ये sir. दोनों Yes, sir. फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। अगली क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी ना हम बात करेंगे 1 ml सॉल्यूशन के लिए या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, यहाँ पर जो हमने वहां पे क्या किया कि मोलारिटी के लिए कि भाई मोलर कंडक्टेंस जब आपको निकालना था तो आप क्या कर रहे थे, लैम्डा m कर रहे थे। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ all the ion produced by 1 gram equivalent। ठीक है, 1 gram equivalent of an electrolyte in given solutions, यानी कि लैम्डा ई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब बात करोगे तो आप लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करोगे, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। पुराना वाला कहानी कि भैया अगर मान लीजिए 50 ml है तो आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है तो 50 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे आप क्या करोगे, मोस्टली आप फॉर्मूले पे फोकस करिएगा, न्यूमेरिकल्स हमें लगाने, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, नॉर्मेलिटी की, तो आप फॉर्मूला देखोगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर देता हूँ, v इंटू ml इंटू 1000। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो निकल के आएगी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन v इंटू 1000। यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इंटू 1000। ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि भैया यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल के आ रहा है, लैम्डा ई इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. सो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो आप लैम्डा इक्वल्स टू के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप यूज करोगे। सो बेसिकली इतना डन हो गया है, और हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग देखिए और बताइए, 1 मिनट के लिए पढ़िए आप लोग। पढ़िए 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 इसे। कैसे लगे, किसी को समझ में आया क्या? किसी को समझ में आया? चलिए आ जाइए, सभी लोग रेडी हो? Yes, sir. तो चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, इधर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे 24 में इन्होंने क्या बोला हुआ है और क्या क्या गिवन है वो देखिए। पहला, one normal solutions of salt surrounding 2 platinum electrode is 2.1 centimeter apart and 4.2 square centimeter is area was found to offer the resistance of 50 ohm. Calculate the equivalent conductivity of the solution. ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने इसके जस्ट पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा ई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा ई इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी थी कि नहीं थी, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. यही था ना फॉर्मूला, देखिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो गिवन में जब आप देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए। पहला, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी कि n इक्वल्स टू 1 नॉर्मल, ठीक है। सॉल्ट सराउंडिंग 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 2.1 सेंटीमीटर। एंड 4.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाज फाउंड, यानी कि ए जो है वो कितना हो गया, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टू ऑफर द रेजिस्टेंस ऑफ, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड के बीच में, तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है आर की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 50 ओम। आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए आप लोग। Yes, Yes. sir. तो अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला क्या है कि लैम्डा ई इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एन। अब सबसे पहले तो आपको के कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद से लैम्डा ई कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो के के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। के कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/ρ। परफेक्ट। के इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, वही वाला कि भाई एक सेकेंड, सॉरी यार, हेलो, Yes, Yes. sir. सॉरी सॉरी। सो अब देखिए, अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होगा, ठीक है। और रो को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए आप लोग। चलो कोई नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दो आप लोग, किसी को याद है। सर आर है अपॉन एल, ए इसको इक्वल्स टू ऐसे 1 करो। अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, L upon A. ठीक है, यही बताया था ना। Yes, sir. चलिए, तो सारी चीजें हमें पता ही है। पहले तो हम के कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए।
ठीक है, जो हमने बताया था ना कि भाई कंडक्टेंस, ये वाले से आप ज्यादा आसान रहेगा याद करना, ये वाला ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका के हो गया, और कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हो 1/r, और सेल कांस्टेंट को L/A। तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे Yes, याद sir. करें, ठीक है। चलिए, सो अब आते हैं वैल्यू पुट करते हैं। आपको आर की वैल्यू पता ही है, तो 1/50 ओम इनटू एल की वैल्यू जो है 2.1, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 4.2, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, यानी कि 1/100 हो जाएगा, तो वैल्यू जो निकल के आएगी 0.1। ठीक, और यहाँ पे अब देखिए के की वैल्यू आपको निकल के आ गई है, तो के की वैल्यू 0.01 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी है 1 नॉर्मल, यहाँ पे देखिए। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको जो इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी निकल के आएगी 110 निकल के आएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? Yes, sir. So, न्यूमेरिकल आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें कोई बड़ा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट, फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए एक और न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बताइए निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा। चलिए पढ़िए इसको। चलिए आप लोग सभी लोग बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। R/A. व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, इन्होंने क्या पूछा हुआ है? The cell constant. ठीक है, यानी कि आपसे पूछा हुआ है कि भाई आप एक काम करिए कि मुझे L/A की वैल्यू बताइए, ये। ठीक है, और इन्होंने दे क्या रखा है वो देखिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल का कहने का मतलब कि जो इनकी नॉर्मेलिटी होगी n की वैल्यू 0.1 नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 0.0112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि के कैप्पा की वैल्यू दी हुई है 0.00112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, the resistance of a cell is containing the solution was found to be 56। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यानी कि क्या यहाँ पर R की वैल्यू 56 ओम दी हुई है कि नहीं? So 0.6272. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि वही वाला कैप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टेंस की जगह R इंटू L/A। हेलो, हाँ भैया, 605। ठीक है, थैंक यू। सॉरी यार, टिफिन वाला, अगर मैं टिफिन नहीं लिया तो भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, सो अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर K की वैल्यू निकालोगे आप लोग? K की वैल्यू निकालनी है कि L/A की? so L/A. तो कुछ करना ही नहीं है, ये रहा K इंटू R इक्वल्स टू L/A। K की वैल्यू जो है आपको गिवन है 0.0112 इंटू R की वैल्यू दी हुई है 56, मल्टीप्लाई करिए L/A की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका क्या होगा आंसर। कुछ डिफिकल्ट था क्या इसमें? No sir. चलिए, तो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्लास ओवर करते हैं।
यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ है। हाँ जी, सॉरी यार, आज मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलिए तो आ जाइए, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। Yes, sir. ये रहा आपका रेजिस्टेंस वाला, आप लोग फॉर्मूला देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं स्टार कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस जो है रो इंटू एल अपॉन ए, इसको याद करिएगा, ठीक है। फिर जो सेल कांस्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ये वो आप भूलोगे नहीं। यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, तो आर की वैल्यू पुट करोगे तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन रो एल, ठीक है। यहाँ पे जो सी जो है वो कंडक्टेंस है, ए जो है सरफेस एरिया ऑफ द क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड है, एल जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वही हो जाएगा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि एल की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, तो उस टर्म्स में, उस केस में आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस उस 1 सेंटीमीटर क्यूब का और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फिर बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो जैसे आपने देखा कि भाई रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों के इनवर्स था, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम के यानी कि कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। और हम रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे आप देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले से अगर हम रो की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, K इक्वल्स टू कैप्पा इक्वल्स टू, स्टार कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। और यहाँ पे कैप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर को आप क्या लिख सकते हो, कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, सेल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए मोलर कंडक्टेंस में आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वी। वी जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और यहाँ से मान लीजिए कि एम मोलर सॉल्यूशन है, एन अपॉन एम एल इंटू 1000, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा फॉर्मूले में, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम। सिमिलरली जब आप इक्विवेलेंस में देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से जब V की वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और ये रहा भाई आपका पूरा। सो इतने यहाँ पर जो है ना 8 से 9 फॉर्मूले, इसको याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, sir. फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय, टाटा। Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Bye, sir.